अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि अमेरिका से, बाहर के ममालिक से ऐसा लग रहा है कि कुछ दोबारा से हलचल शुरू हो चुकी है और इसमें यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका एक किरदार है, जो वहाँ पे मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इसके ऊपर एक राय आमा को हमवार किया जाए और जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनको किसी तरह इसके ऊपर राग़िब किया जाए कि वो पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि ये तमाम चीज़ों का सिलसिला बंद हो। तो इस सिलसिले में कुछ आवाज़ें हैं, कुछ कोशिशें आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ पेट्रोल बम एक दफ़ा फिर से ये गिराया गया है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और वो हुकूमत जो कि इमरान खान साहब के दौर में 150 लीटर, 120 रुपये लीटर, 112 रुपये लीटर पेट्रोल के ऊपर इस कदर तूफ़ान उठाया करती थी और उस वक्त क्या क्या बातें ये लोग नहीं करते थे। आज इमरान खान के दौर को गुजरे हुए अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बजाय अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते 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 तकरीबन 250 के करीब पहुंच चुके हैं और कोई बईद नहीं है कि ये 300 को भी क्रॉस कर लें। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। फिर एक अच्छी खबर भी है जी, PIA से जुड़ी हुई, इस पर भी बात होगी और फिर थोड़ी बात करेंगे चीनी स्कैंडल के हवाले से भी। सियासी मैदान से सलमान अकरम राजा साहब की आज की गुफ्तगू और जो चीज़ें हो रही हैं मज़ीद प्लान आउट, उसके बारे में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो बाहर इंटरनेशनल सतह पर काविशें हो रही हैं इस सिलसिले में। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देना थी और ये प्रेजेंटेशन उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इनका US कांग्रेस का, उसके अंदर देना था और इस प्रेजेंटेशन में यकीनन दाद देनी पड़ेगी जुल्फ़ी बुखारी साहब को कि उन्होंने मुख्तलिफ जो कांग्रेसमैन थे वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने पूरी तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ मुकदमा नहीं था, ये पाकिस्तान का भी मुकदमा था, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या मजालिम हुए हैं, बल्कि जो ओवरऑल इस वक्त कंडीशन है पाकिस्तान में जमहूरियत की, आज़ादी इज़हार राय की, अदलिया की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने यकीनन इमरान खान साहब के जो फॉल्स केसेस हैं, उनके साथ जो जेल में रवा सलूक है, जो उनकी फ़ैमिली के साथ हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे तफसीली बात की। उन्होंने इवन जो अलकादिर केस है उसकी तो डिटेल्स तक वहाँ पे शेयर की कि वो केस क्या है और किस तरह के केस में इमरान खान साहब को इस वक्त भी जेल में रखा हुआ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि किस अंदाज से मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं और मिलिट्री ट्रायल्स में इमरान खान साहब के भांजे को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कोई ऐसा बड़ा जुर्म भी नहीं है उनका। किसी फ़ौजी अफसर ने 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल तक की सज़ा सुनाई है, लेकिन क्यों सुनाई है किसी को पता नहीं है, क्योंकि वजूहात या तफसीली फ़ैसले, क्या चीज़ साबित हुई, क्या चीज़ गवाहों ने आके बयान दिए, किस तरह ये जुर्म साबित हुआ, कुछ पता नहीं है और जुर्म भी स्पेसिफिकली क्या है वो भी पता नहीं है, बस सज़ा सुना दी गई है। तो ये आपके मिलिट्री ट्रायल्स का हाल था, ये इनकी हैसियत है, ये इनकी सेहत है। तो ये जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बताया और कहा कि इन मिलिट्री ट्रायल्स को पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया था, गैर आइनी करार दिया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने एक गैर आइनी किस्म की तरमीम की और उन्होंने ये तक भी बताया कि उस तरमीम को, 26वीं तरमीम को करने के लिए इवन मेंबर्स को अबडक्ट किया गया, मेंबर्स को अगवा करके, प्रेशराइज करके इन्होंने वो वोट पूरे किए और उसके बाद वो तरमीम की और उस तरमीम के नतीजे में इन्होंने पूरी अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। अपने पसंद के जजेस बिठाए और उनसे फिर मनपसंद फैसले लेने का सिलसिला शुरू हो गया। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बताया कि अब जो मनपसंद जजेस बिठाए हैं उन्हीं से इन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स को भी आइनी करार दिलवा दिया, जबकि इनकी हैसियत क्या है ये वो बता चुके हैं। तो ये भी उन्होंने बताया कि दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होते। पाकिस्तान में इस दफ़ा इन्होंने इवन सियासी जमात को, वो भी सिर्फ एहतजाज करने के ऊपर, मिलिट्री ट्रायल्स तक का निशाना बनाया है, जिनकी कानूनी हैसियत पर सवाल है। इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की सिचुएशन है उस पर भी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। अरशद शरीफ शहीद का उन्होंने जिक्र किया कि एक जो जर्नलिस्ट था वो इसी तगोदौ में बेचारा शहीद भी हो गया, उसको मुल्क भी छोड़ना पड़ा, फिर भी उसको शहीद किया गया। उसके अलावा जो बहुत से और जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त बैरून ममालिक में मौजूद हैं, पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के अंदर ज़मीन तंग कर दी गई है, मुकदमात का सामना है, गिरफ्तारियाँ, अगवा होते हैं, कभी कुछ, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, काम नहीं कर पाते, नौकरियों से निकलवाए जाते हैं। तो उन्होंने ये भी सारी तफसीलात वहाँ पर शेयर की। इसी तरह से उन्होंने
जो इस वक्त ओवरऑल हमारे जो माशरती हुकूक हैं कि कहीं आप इकट्ठा नहीं हो सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी बात की। ये तक भी बताया कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जब एहतजाज हो रहा था उस वक्त क्या शेलिंग की गई ब्रूटल किस्म की, और फिर 26 नवंबर को तो हद ही कर दी गई कि वहाँ पे बाकायदा डायरेक्ट गोलियां मारकर लोगों को शहीद किया गया। उन्होंने बताया कि 12 से 13 लोग शहीद हुए और हमारे पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, जिनको उन्होंने बताया कि जो आलमी मीडिया वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो कितने पुरअमन थे और किस तरीके से रियासत ने बेजा ताकत का इस्तेमाल कर कर निहत्ते शहरियों को शहीद किया। तो जुल्फी बुखारी साहब ने 3 साल का पूरा कच्चा चट्ठा खोल कर जो है वहाँ पे रख दिया। इलेक्शन रिगिंग पे भी उन्होंने बात की कि पहले इलेक्शन सिंबल लिया गया, इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई और फिर उसके साथ इलेक्शन डे तक भी क्या कुछ होता रहा। लोगों से कागजात नहीं लिए जा रहे थे, जो मेन लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर रखा है, स्टिल बंद है वो। और उसके बाद फिर जिस तरह से इन्होंने रिगिंग की, उसके बावजूद 180 सीट्स उन्होंने बताया कि हमने ली और उनको फिर रिग करके किस तरीके से इनसे ये पूरा मैंडेट छीना गया। तो पूरा आप यूँ समझ लें कि जो पिछले 3 साल का एक पूरा खुलासा है वो जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ पर बयान किया। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बड़े इन्हमाक से उन्हें सुन रहे थे। कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे। मैं आपको बताऊं कि मुझे बहैसियत पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब मैं वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी। मैं सोच रही थी कि ये बाहर के लोग जो बैठे कांग्रेसमैन हैं वहाँ पर, वो ये क्या सोच रहे होंगे कि कैसा ये मुल्क है, क्या हमारी तस्वीर है बाहर के मुल्क में। अब इस पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ये तो पीटीआई का कसूर है, जी पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पेश किया। भाई पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज उन्होंने पेश नहीं किया। जिन्होंने पाकिस्तान में ये सब कुछ किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये एक अफसोसनाक चेहरा दूसरों के सामने दिखाने के लिए किया। वो तो सिर्फ बता रहे हैं, जिन्होंने किया वो असल कसूरवार है। तो ये सारा उन्होंने जो केस है वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। वहाँ पर कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे। वहाँ पे जो कांग्रेसमैन थे उनकी तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेशन हुई, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। बहुत से लोगों ने ये मुतालबा किया अपनी गवर्नमेंट से कि बिल्कुल इस हुकूमत के ऊपर जो है वो दबाव होना चाहिए कि इसको इस सारे मामलात को सॉर्ट आउट करें। इवन जुल्फी बुखारी ने ये तक कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान में लोगों ने और यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने इसको अच्छे अंदाज से नहीं देखा। उन्हें कुछ इसके बारे में अच्छा फील नहीं हुआ कि उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। तो ये सारी बातें जो है वो जुल्फी बुखारी साहब ने की। दूसरी तरफ अब ये भी खबर है कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं वो भी पहले अमेरिका जा रहे हैं और उनकी भी पहले वहाँ पर अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा। इसको आप याद रख लें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट होने जा रहा है जिसका आपको असर भी आने वाले दिनों में नज़र आएगा। तो अब मज़ीद मैं देख रही थी कि कुछ वो लोग जो पहले शुरू में आवाज़ उठा रहे थे फिर बीच में वो खामोश हो गए, तब उनकी भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। कल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी फ्री इमरान खान का ट्वीट किया, तो आज यूके की जो मेंबर पार्लियामेंट रही हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। क्लॉड वेब शायद इनका नाम है, उनकी तरफ से भी जो है वो ट्वीट किया गया है फ्री इमरान खान का। तो अब ये दोबारा से एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बनने जा रहा है। इसके साथ ये भी खबर है कि यहाँ पर जो 5 अगस्त का एहतजाज है उससे पहले ही बाहर के ममालिक में ये लोग मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाज करेंगे और कोशिश ये होगी कि वर्ल्ड वाइड इस एहतजाज को प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराया जाए। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लान जो है वो बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ चैप्टर ने और ये उसमें काफ़ी मेहनत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने इमरान खान साहब की तस्वीर का जो एक बैज था वो लगा रखा था और उसके साथ ही उन्होंने ये सारी प्रेजेंटेशन भी दी। तो ये जी सारी कहानी। और उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल क्या है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी पाकिस्तान के अवाम के लिए मसाइल का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। पहले आपने देखा 10-10 रुपये इन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस बढ़ाई अभी 15 दिन पहले, और अब दोबारा से प्राइस में इजाफा करके कोई ऑलमोस्ट 6 रुपये के करीब पेट्रोल में और इसी तरह डीज़ल के प्राइस में भी कोई 11-12 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो अब इन्होंने ओवरऑल जो है इतनी ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया है कि जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने 20% किरायों में इजाफा कर दिया और अब आपको ये ऑनवर्ड्स हर चीज़ पे असर नज़र आएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो सब्ज़ी आएगी मार्केट से, जो कुछ और भी इधर उधर से सामान तरसील होगा, तो उसमें हर चीज़ में जो पेट्रोल प्राइस है उसका असर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के दौर में जब पेट्रोल प्राइस ज़्यादा हो रहे थे तो उस वक्त जो आलमी मंडी थी वहाँ पे भी पेट्रोल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे थे, जबकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस बहुत कम है।
तकरीबन इमरान खान साहब के दौर से मेरा ख्याल है 30 से 40% कम है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क में पर लीटर फ्यूल है वो इमरान खान साहब के दौर से तकरीबन डबल ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। इसलिए अगर कोई ये आपको मंजन बेचता है कि जी चूँकि बाहर तेल महंगा हो गया इसलिए यहाँ पे तेल महंगा है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। बाहर तेल सस्ता है इस वक्त, इमरान खान साहब के दौर से सस्ता है। मेरा ख्याल है कोई 65 रुपये फ़ी बैरल, कुछ इस वक्त 64-65 रुपये फ़ी बैरल मिल रहा है, जबकि इमरान खान साहब के दौर में ये 100 से भी ऊपर था। जब आपको पेट्रोल जो था वो 130 रुपये, 140 रुपये, और फिर मैक्सिमम जो वो गया इमरान खान साहब ने उसके बाद उसे 150 पे रोक दिया था। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और अभी इसमें रुकावट का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अभी इसमें मज़ीद पेट्रोल प्राइस बढ़ने का खदशा भी है। एक तो जो मईशत का हाल है कि इनसे चल नहीं रही वो अपनी जगह, और फिर जो इन्होंने इस तरह की सिचुएशन में भी पाकिस्तान के गरीब आवाम को करप्शन करके और फ्रॉड करके जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसकी दास्तान नहीं अलग है। अब चीनी स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल है कि जिसकी आपको सोच नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी और अब तो खुद इनके अपने अंदर से लोग भी कुछ आवाज़ें उठा रहे हैं। और ये बात क्या है कि आपको पता है कि पहले इन्होंने किस तरह से कहा शुगर मिल्स माफिया ने कि जनाब हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है, आप बाहर भिजवा दें। जब भिजवा दी उस पर इन्होंने ज़र मुबादला कमाया, उससे पाकिस्तान में इन्होंने शॉर्टेज कर दी या हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी शॉर्टेज हो गई या प्राइस बढ़ गए। 164 से भी ऊपर चली गई प्राइस और वो होते 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 200 क्रॉस कर गए चीनी के फ़ी किलो के प्राइस में, आपको बता रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जी ये कहते हैं अब तो कमी हो गई है लिहाजा बाहर से मंगवाओ। अब जब बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर फिर पैसे बनाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि IMF ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने कहा ये आप लोगों को तरीका ही नहीं है, आप लोगों को अकल ही नहीं है कि आप कभी बाहर भेजते हैं, कभी मंगवाते हैं, कभी उससे पैसे बनते हैं और फिर आप हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं। तो IMF ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर दिए हैं, जो कि एक सीरियस मैटर है, क्योंकि इससे ज़ाहिर आगे फिर जो IMF ने आपको लोन देना है, जो उनके साथ आपकी निगोसिएशंस हैं वो फिर मुतासिर होती हैं। इस तरह की जब आप करप्शन के फ्रॉड करते हैं बीच में तो फिर जाहिर सी बात है वो भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। इसके साथ अब जो नई इसमें एक और एंट्री है वो क्या है, वो एंट्री है कि अब इन्होंने जो मज़ीद दरामदी चीनी मंगवाई है वो पहुंचेगी तकरीबन नवंबर तक। ठीक है, पाकिस्तान में वो पहुंचेगी नवंबर तक। और ये वो टाइम होगा कि जब शुगर केन की यानी गन्ने की नई फसल जो है वो तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, और उसको अब ज़ाहिर ख़रीदना होगा मिल मालिकान ने, ताकि अगले क्रशिंग सीज़न के लिए उनके पास गन्ना हो। अब जब चीनी वाफर मंगवा लेंगे तो इधर से जो गन्ने की फसल है वो कहेंगे कि जनाब ये तो अब सस्ते दामों में मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी चीनी पड़ी हुई है। और फिर उसका लॉस क्या होगा, उसका लॉस होगा आम किसान को। ये बिल्कुल वही बात है जैसे आपने देखा कि जो आपका गंदम का किसान था वो कैसे ख्वार हुआ क्योंकि उस बेचारे को उसकी मेहनत नहीं मिली, उसको उसका प्राइस नहीं मिला। यही हाल फिर गन्ने के काश्तकार के साथ होगा कि उसको उसकी फसल की कीमत जो है वो कम मिलेगी, उसकी मेहनत की कीमत उसको कम मिलेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी चीनी भी होगी, स्टॉक पड़ा होगा। आप कौड़ियों के भाव उससे गन्ना खरीद लेंगे और फिर इसमें फ़ायदा किसका होगा, फिर से मिल मालिकान का फ़ायदा होगा क्योंकि उन्हें सस्ता गन्ना मिल जाएगा। वो सस्ता गन्ना लेकर रख लेंगे और उसके बाद क्रशिंग सीजन में सस्ते गन्ने से फिर महंगी चीनी बनाएंगे और फिर वो चीनी महंगी बेचेंगे जिससे फिर उनके जेब में पैसे जाएंगे। तो ये एक इतना बुरा इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, ये एक इस तरह का दायरा इन्होंने बनाया हुआ है मिल मालिकान ने, जो कि पूरा एक शुगर माफिया, इसीलिए इसको शुगर माफिया कहा जाता है कि ये माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। हर तरीके से ये पाकिस्तान के अवाम के जेबों से पैसे निकलवाते हैं और फ़ी किलो के हिसाब से ये जो 5-10 रुपये का भी इजाफा है वो इनको अरबों रुपए में फ़ायदा प्रॉफिट देता है। तो ये इस तरीके से इनका पूरा गेम जो है वो चल रहा है और इसमें जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है वो इनके साथ मिलती है, इसमें जो हुकूमत के लोग हैं वो इनके साथ मिलते हैं। और हुकूमत के लोग क्यों ना साथ मिलें, हुकूमत के तो आधे लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, ये शुगर मिल मालिकान की इनकी अपनी हैं, तो फिर वहाँ पर वो क्यों इस पे बोलेंगे कि जी ये कोई गलत हो रही है चीज़ या नहीं। तो ये सारा जो फ्रॉड है, ये सारा धोखा, ये सारा डाका अवाम की जो जेब है, आप लोगों की जो जेब है उसके ऊपर यूं डाला जाता है। अब इसका हल क्या है, मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये सिर्फ पूरे मैंने अभी तक अपने जो होश में जब तक से मैं कवर कर रही हूँ चीज़ें, सिर्फ एक दफ़ा चीनी के स्कैंडल के ऊपर मैंने देखा है कि तहकीकात हुई, वो इमरान खान साहब के दौर में हुई थी, जिसमें आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन वगैरह और ये वो इन सब के नाम भी आए, जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब नाराज़ होकर जो है इमरान खान से अलहदा भी हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ एक दफ़ा वो तहकीकात हुई थी और वो भी अभी वो पूरी तरह हाथ डाल नहीं सके थे इमरान खान साहब। रिपोर्ट ज़रूर आई थी, उस पर कार्रवाई भी आगे होनी थी, लेकिन फिर चीज़ें कुछ की कुछ होना शुरू हो गई।
तो उसके अलावा किसी हुकूमत ने कभी इसके ऊपर कोई सीरियस इंक्वायरी या तहकीकात ही नहीं की। जो माल बनाया जाता है वो सब मिल बांट के खाते हैं। गंदम का स्कैंडल जो जब इवन मोहसिन नकवी साहब जो थे निगरान वज़ीर आला थे और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स भी वो इतना बड़ा स्कैंडल आया था, उसके ऊपर भी सब पर्दा डाल दिया गया। और यही चीनी का हाल हो रहा है इस वक्त, और इसको भी आप देखिएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें मेरा तो मशवरा आप लोगों के लिए यही है कि चीनी का इस्तेमाल ही कम कर दें, एक बेहतरीन तरीके से बॉयकॉट करें। और इसके आप ये ना देखें कि ये जो है इन्हें सज़ा देंगे और आपके लिए कोई रिलीफ मिलेगा। इन लोगों ने कोई सज़ा नहीं देनी, तो मिल बांट के खाट रही है, क्यों आपको सज़ा दिलवाएंगे? इनको सज़ा आपको खुद ही मिलेगी। इसलिए बेहतर आप सज़ा इनको ये दें कि अपने जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल है उसमें चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। वैसे भी ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, उल्टा इससे प्रॉब्लम्स ही बनती हैं। मेरे तो घर में बहुत कम चीनी इस्तेमाल होती है, मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और इनकी जब चीनी पड़ी पड़ी रहेगी ना तो फिर खुद ही इसके प्राइस डाउन होंगे। तो इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें। अच्छी खबर भी एक है जी, आज PIA से जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लग गई थी उसकी पाबंदी हटा दी गई है। और जो UK में भी अब फ़्लाइट्स हैं वो PIA की ओपन हो गई। इससे पहले मेरे ख्याल है पेरिस में भी ओपन हो गई थी और अब UK में भी ओपन हो गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अलाउ करते जा रहे हैं। काफ़ी इस सारे क्राइसिस का या स्कैंडल का आप कह लें नुकसान हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को और मुसाफिरों को भी, क्योंकि ये गुलाम सरवर साहब जो कि PIA के वज़ीर थे, वज़ीर हवाबाजी थे इमरान खान साहब के दौर में, इन्होंने एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनकी तरफ से ये जो ऑब्जेक्शंस लगा दिए गए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसके ऊपर, PIA की फ़्लाइट्स के ऊपर। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं और अब फाइनली जो UK की तरफ से पाबंदी थी वो भी उठा ली गई है। तो अब वहाँ पे भी UK की फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त से दोबारा से ऑपरेशनल किया जाएगा इन फ़्लाइट्स को। गुलाम सरवर खान साहब के ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई क्या होनी थी, उल्टा चूँकि उनको भी आशीर्वाद हासिल था बड़ों का, तो वो शामिल हो गए जाके इस्तेहकाम पार्टी में। और मज़े की बात यह है कि आज मैं देख रही थी ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी, उनको बड़े लत्ते भी लिए गुलाम सरवर साहब के। और गुलाम सरवर साहब भाई वो तो आपकी इत्तेहादी बने हुए हैं। अब ये जो इस्तेहकाम पार्टी है ये तो आपकी इत्तेहादी है, बल्कि गुलाम सरवर साहब के सामने तो PMLN ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया था। तो जब ये ऑपोजिशन में थे तब तो गुलाम सरवर साहब पे इन्होंने खूब तनकीद भी की थी, बनती भी थी, करनी चाहिए थी, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करनी थी, उनके खिलाफ उनके साथ तो ये सीट एडजस्टमेंट करके बैठे हुए थे। तो अगर अब आप इतने ही आवाम का दर्द रखते हैं और आपको इतना ही कौमी इदारे का इस्तेहसाल का ख्याल आ रहा है तो करिए ना अपने जो साथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, लगेगा पता कि क्या है। ऐलान तो आज इन्होंने किया है लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में कार्रवाइयाँ सिर्फ उनके खिलाफ होती हैं जो निशाने पर होते हैं। बाकी जो आपकी छत्तर छाया में होते हैं वो जितनी मर्जी करप्शन करें, वो जितनी मर्जी डुबकियाँ लगाएं करप्शन की गंगा में, उन सबको अमन अमान हासिल होता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती। कार्रवाई आपको सिर्फ उसी वक्त नज़र आएगी जब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जब वो आपको नज़र आएगा कि लोगों के बड़े लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गया है तो फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, वरना उसको भी पूरी जिसको कहते हैं ना पूरी अमान हासिल रहती है। आज सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट लास्टली मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सलमान अकरम राजा साहब आज सियालकोट गए हुए थे, डस्का, जहां पर वो आपको याद होगा स्वात में जो फैमिली डूब के सारी जाँ बहक हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर उनके लिए जाके कुछ 20-20 लाख रुपए की ग्रांट्स का भी ऐलान किया, इमदादी चेक भी उन्हें दिए, मिले उन फैमिली के साथ। और इस मौके के ऊपर बाद में रिहाना डार साहिबा वगैरह से, डार फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई। तो इस मौके पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलिया हमजा साहिबा के साथ वो बैठेंगे भी, वो मेरी बहन हैं, हो जाता है कभी तल्ख कलामी भी हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, बहरहाल हो जाती है, तो अब वो सब चीज़ें माजी का हिस्सा हैं। हमने आगे एक बहुत बड़ी तहरीक चलानी है, तो हमें सबको इकट्ठे होकर यूनिटी के साथ काम करना होगा, कोई निफाक नहीं है, मैं बिल्कुल उनके साथ बैठूंगा और ये वो। तो बज़ाहिर मुझे लगा कि उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया है कि जो कल उनका लहजा था, जो जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया वो मुनासिब नहीं था, और इसी वजह से आज उनके लहजे में एक तब्दीली भी नज़र आई। वैसे काफ़ी लोगों ने उस पर तनकीद की। तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज एक पॉजिटिव जेस्चर दिया कि जी इन मामलात को हल किया जाएगा, और ये ज़रूरी भी है, ज़ाहिर सी बात है, अगर तहरीक आपको चलानी है तो यूनिटी तो मस्ट है। तो ये जो सारी कहानी है अब सामने आ चुकी है। सेनेट की टिकट के ऊपर अगले व्लॉग में बात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।